नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बढ़ेंगे आगे खबरों की ओर। यूपी निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई है, तो कल निकाय चुनाव के ऐलान पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में दायर हुई थी जनहित याचिका, तो आज जनहित याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई के बाद तारीखों के ऐलान पर फैसला हो सकता है। तो कल निकाय चुनाव की तारीखों की ऐलान पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और आज एक बार फिर से हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद तारीखों का फैसला भी हो सकता है। तो देखिए, आरक्षण को लेकर ये पूरा मामला है जिसको लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी और इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पहले निकाय चुनाव को लेकर जो तारीखों का ऐलान होने वाला था उस पर रोक लगाने की बात कही है और उसके बाद आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। तो ये देखना होगा कि आखिर हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है और इसके साथ ही साथ तारीखों का ऐलान कब होता है। तो सुनवाई के बाद माना जा रहा है कि तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है जहां पर दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी जाएंगी। आपको बता दें कि जनहित याचिका दायर की गई थी। आरक्षण को लेकर सवाल खड़े किए गए थे कि कहीं पर आरक्षण सही तरीके से नहीं हुआ है और सीटों का जो आरक्षण होना था वो ठीक तरीके से नहीं किया गया है और इसी को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी और आज हाईकोर्ट में ये सुनवाई होनी है। तो आज जनहित याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। हाई कोर्ट की तरफ से ये सुनवाई होगी और इसके बाद माना जा रहा है कि सुनवाई पूरे होने के बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है, तारीखों पर फैसला हो सकता है, लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट में ये सुनवाई महत्वपूर्ण कल जहां पर तारीखों के ऐलान पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, तो आज माना जा रहा है कि दलीलें रखी जाएंगी। तो देखिए, एक तरफ निकाय चुनाव आने वाला है और इसे देखते हुए कहीं ना कहीं तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से अभी इसे रोक लगा दी गई है। और माना जा रहा है कि आज जिस तरह से सुनवाई होगी, अगर इस पर फैसला आ जाता है तो तारीखों का भी ऐलान जल्द हो जाएगा। देखना होगा आज हाईकोर्ट की तरफ से क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्या दलीलें होती हैं, क्या सुनवाई होती है कोर्ट में। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, आज हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला भी हो सकता है और इस पर सुनवाई हो सकती है। देखिए, जनहित याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी आज हाईकोर्ट में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो एक जनहित याचिका लखनऊ बेंच में डाली गई थी, जहां पर कल सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय के चुनाव की जो दिनांकों का ऐलान होना था उस पर स्टे लगा दिया था। आज फिर से लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं जनहित याचिका डालने वाले जो लोग थे उनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश के
तमाम ऐसे नगर निगम और नगर निकाय के वार्ड हैं जहां पर आरक्षण सूची को बेहतर तरीके से लागू नहीं किया गया। तमाम ऐसे लोग हैं जहां पर उनकी संख्या ज्यादा है, किसी वार्ड में जनरल कैटेगरी के लोग ज्यादा है तो किसी वार्ड में एससी कैटेगरी के लोग ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर सीटों को बदला गया है। जहां पर जनरल कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं वहां पर एससी कैटेगरी की सीट की गई है, और जहां पर एससी कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं वहां पर जनरल कैटेगरी की सीट घोषित की गई है। जिसके बाद तमाम लोग जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे, जहां पर लखनऊ बेंच ने उस पर पूरी सुनवाई की है, और फिलहाल उत्तर प्रदेश में होने वाले जो नगर निकाय के चुनाव के दिनांकों का ऐलान था उस पर स्टे लगा दिया था। आज फिर से लखनऊ बेंच में जब सुनवाई होगी तो कई दलीलें जो है याचिका पक्ष की तरफ से दी जाएंगी कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे वार्ड हैं जहां पर आरक्षण सूची को बदला जाए, ताकि जब सूची बदली जाएगी तो वहां की वार्ड की जनता को, वार्ड के जो प्रत्याशी होंगे, प्रतिनिधि होंगे, उनको फायदा मिलेगा, ताकि जो वार्ड की व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जा सके। उन तमाम चीजों की जो है बात की जाए तो आज कोर्ट में रखी जाएंगी, और कोर्ट का पक्ष क्या होता है, क्या कोर्ट का रुख क्या रहने वाला है, वो दोपहर तक साफ हो जाएगा। अब देखना होगा कि जो उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय के चुनाव है जिस पर दिनांकों के ऐलान को लेकर कोर्ट ने स्टे लगाया था, जब दोपहर में सुनवाई होगी तो कोर्ट का रुख क्या रहता है। ठीक है नीलेश, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। सीएम योगी आज मथुरा जाएंगे तो सेठ बीएन पोद्दार कॉलेज में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी सरकारी आवासीय योजना में लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से प्रमाण पत्र देंगे। साथ ही सीएम अन्नप्राशन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। अंत में सीएम योगी प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो देखिए, आज मथुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। मथुरा जाएंगे सीएम योगी, और दौरा बेहद उपयोगी माना जा रहा है क्योंकि कई सारी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। लोकार्पण और शिलान्यास का उनका कार्यक्रम है, और इसके साथ ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। करीब 10:55 पर मथुरा वेटनरी हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। 11 बजे पहुंचेंगे सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज। तो करीब 12:30 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर रुकेंगे सीएम। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को सीएम योगी संबोधित करेंगे। तो ये तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं। 11 बजे के करीब मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी, और इस दौरान कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो सेठ बीएन पोद्दार कॉलेज मैदान में सीएम का कार्यक्रम है, जहां पर कई सारी परियोजनाओं की सौगात देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है। 11 बजे पहुंचेंगे सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज। 12:30 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर रुकेंगे सीएम, और उसके बाद कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस दौरान करते हुए नजर आएंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को सीएम योगी संबोधित करेंगे। 10:55 पर मथुरा वेटनरी हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। 11 बजे सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में मौजूद होंगे। तो और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर नीलेश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, गगन पंडित हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। नीलेश, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, चूंकि लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, आज मथुरा पहुंचेंगे। कितना महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है? देखिए, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ वक्त वक्त पर मथुरा जाते रहे हैं, वहां पर विकास कार्यों का जायजा भी लिया है। इसके साथ ही साथ आज का दिन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कई सारी सौगातों की बौछार आज मथुरा में होने वाली है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो अपने ताबड़तोड़ दौरों के लिए जाने जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों की हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सभी जनपदों में पहुंचते हैं, स्थलीय निरीक्षण करते हैं। तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, परियोजनाएं होती हैं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी
मुख्यमंत्री के द्वारा सफल बनाया जाता है। आज की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर रहेंगे, जहां कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। बात करें मथुरा दौरे की, तो मथुरा दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उनकी दिनचर्या शुरू होती है कि सुबह उठते ही वो पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता के हित में वो लग जाते हैं और निरंतर वो एक के बाद एक तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। जब मथुरा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री तो कहीं ना कहीं मथुरा की जनता को सौगात देते हुए नजर आएंगे। करोड़ों रुपए की लागत से जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी मथुरा में रखा गया है, जहां पर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, जहां पर मथुरा से अलग अलग समाज से आए हुए जो लोग हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा संबोधित किया जाएगा, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की जाएगी और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। खासतौर पर अगर हम बात करें अन्नप्राशन कार्यक्रम की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रेम है नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ वो जग जाहिर है। लगातार जब भी वो किसी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, कोई नन्हा मुन्ना बच्चा उनको दिख जाता है तो उसको दुलार करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जब अन्नप्राशन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे तो कहीं ना कहीं तमाम दिलचस्प तस्वीरें अन्नप्राशन के कार्यक्रम से निकल कर आएंगी। उसके अलावा अगर हम मथुरा के उन लाभार्थियों की बात करें जिनको उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी आवास योजना का लाभार्थी हैं और साथ ही साथ उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सांकेतिक रूप से प्रमाण पत्र भी मुहैया कराए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की बात करें तो काफी व्यस्त समय रहने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। उसके अलावा जब मथुरा में रहेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण की धरती मानी जाती है, तो ऐसे में वो भगवान श्री कृष्ण के दरबार जा सकते हैं, वहां पर दर्शन पूजन कर सकते हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ताबड़तोड़ दौरों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको धरातल पर कैसे लागू किया जाए, आम जनमानस को उन परियोजनाओं का लाभ कैसे मिले, उस पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और खास तौर पर जब वो किसी जनपद के दौरे पर रहते हैं तो वहां की जनता से भी उनका संवाद होता है, तो स्थानीय समस्याओं का निराकरण कैसे हो, स्थानीय जो जन नेता हैं, स्थानीय जो अधिकारी हैं, वो जनता की समस्याओं को लेकर कितना सजग है, जनता के लिए कितना काम कर रहे हैं, उन पर भी वो चर्चा करते हुए नजर आते हैं। जहां कहीं पर भी हिला हवाली वाला मामला नजर आता है, चाहे वो सड़कों की खराब व्यवस्था को लेकर हो, पानी की समस्या को लेकर हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, उन तमाम मुद्दों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमुखता से देखते हैं और हिला हवाली करने वाले जो अधिकारी होते हैं उनको फटकार भी लगाते हैं। तो मथुरा में जब वो आज रहेंगे तो मथुरा के लिए आज विशेष दिन रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सौगातें जो है मथुरा की जनता को देते हुए नजर आएंगे। ठीक है नीलेश, हमारे साथ लगातार गगन भी मथुरा से जुड़े हुए हैं। गगन, मिनट टू मिनट सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा और कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि आज कई सारी परियोजनाओं की सौगात मथुरा वासियों को मिलने जा रही है, और इसके साथ ही साथ क्या तैयारियां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के आने पर? ये देखिए, बता दूं कि 10:55 पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के वेटनरी कॉलेज पहुंचेंगे हेलीपैड पे। हेलीपैड से कार के माध्यम से जो कार्यक्रम स्थल है बीएन पौदार इंटर कॉलेज मथुरा, वहां पे पहुंचेंगे। तकरीबन 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद में जो है लगभग 800 करोड़ की 210 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास करने के साथ ही प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित करते ही और जो नन्हे मुन्ने बच्चों के प्रति उनका जो दुलार देखने को मिलता है, वह भी अन्नप्राशन का कार्यक्रम भी वहां हो सकता है। आपको बता दें, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा बेहद अहम माने जाते हैं, क्योंकि इस बार ये लगभग दूसरे कार्यकाल में 27वीं बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच रहे हैं। दूसरी वजह ये भी है कि लगभग नगर निगम का चुनाव सामने है। नगर निगम के चुनाव को लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। अपने उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों का लगातार दौरा कर रहे हैं। दौरा करने के साथ ही प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन, अलग अलग जनपदों में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दौरे जो है नगर निकाय चुनाव से जुड़े हो सकते हैं। जी ठीक है गगन, इसके साथ ही साथ गगन, क्या कुछ तैयारियां आज की जा रही है? क्योंकि देखिए, जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफ जायजा भी जरूर लेते हैं विकास कार्यों का, अधिकारियों से समीक्षा बैठक करते हुए भी नजर आते हैं। क्या आज के दिन भी ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी?
आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:55 पे मथुरा पहुंचेंगे। मथुरा पहुंचते ही सीधे कार्यक्रम स्थल जाएंगे। तकरीबन 1.5 घंटे तक वो कार्यक्रम स्थल में रहेंगे। 1.5 घंटे के अंदर जो शिलान्यास का कार्यक्रम है, शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे। तमाम जनप्रतिनिधि वहां मौजूद रहेंगे, उनके साथ भी बैठक कर सकते हैं। बैठक करने के साथ ही जो है वो प्रबुद्ध वर्ग जो प्रबुद्ध वर्ग है उसका को संबोधित करेंगे। संबोधन के साथ ही तमाम अधिकारियों से भी वहां वार्ता करने की संभावना है। उसके चलते जो है लगातार 1.5 घंटा जो एक अहम समय है, 1.5 घंटे का समय एक कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहना, ये अपने आप में बड़ा अहम हो जाता है। 1.5 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से क्या वो संबोधित करेंगे। साथ ही साथ वहां की जो जन समस्या हैं उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। जो मथुरा जनपद के जनप्रतिनिधि और भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा जनपद की समस्याओं के बारे में भी अवगत कराएंगे। उसी के साथ ही लगभग 800 करोड़ रुपए की 210 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गगन इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। नीलेश, आप लगातार जुड़े रहिए। बढ़ेंगे आगे। राजधानी की 17 इमारतें की जाएंगी सील। तो हजरतगंज के प्रिंस कॉम्प्लेक्स समेत 17 इमारतें होंगी सील। आग से बचाव के इंतजाम ना होने पर यह सील की कार्रवाई होगी। तो अग्निशमन विभाग करेगा सील करने की कार्रवाई। तो देखिए, लगातार जिस तरह से अग्निकांड सामने आए थे, अभी लेवाना कांड को लेकर जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, उसके बाद कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नाराजगी जाहिर की कि इस तरह की इमारतें जो हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, और लगातार प्रशासन ऐसी बिल्डिंग को चिन्हित कर रहा था जहां पर अग्निशमन को लेकर तमाम जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं किए जाते हैं, या एनओसी दी गई है या नहीं एनओसी दी गई है। इन तमाम तरह की चीज़ों का लगातार जांच की जा रही थी, और इसके बाद अब 17 ऐसी इमारतें हैं जिन्हें सील किया जाएगा। हमारे साथ नीलेश लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, जिस तरह से अग्निकांड सामने आ रहा था, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या होटल हो, और देखिए लेवाना जिस तरह अग्निकांड हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, और ऐसी ही बिल्डिंग को चिन्हित किया जा रहा था जहां पर अग्निशमन विभाग को लेकर जो तमाम नॉर्म्स हैं उनको फॉलो अप नहीं किया गया है, और अब ऐसी 17 बिल्डिंग्स निकलकर सामने आई हैं जिन्हें सील किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल लेवाना होटल अग्निकांड के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी अगर असुरक्षित बिल्डिंगें हैं तो तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। राजधानी की अगर हम बात करें तो लेवाना अग्निकांड के बाद 106 इमारतों को चिन्हित किया गया था, जिसमें 17 ऐसी इमारतें हैं जो राजधानी के पॉश इलाके में हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। हजरतगंज जैसा पॉश इलाका है जहाँ पर प्रिंस मार्केट है और बड़ी मार्केट है, वहाँ पर अग्निशमन से बचाव के लिए कोई भी उपकरण नहीं है। कुछ दिन पहले ही वहाँ पर जब प्रिंस मार्केट में आग लगी थी जिसमें 6 दुकानें जलकर राख हो गई थीं और 40 से ज्यादा लोग उस बिल्डिंग में फंसे थे। हालांकि अग्निशमन विभाग के जो अधिकारी थे, जो फायर फाइटर्स थे, उनकी तत्परता के साथ उन 40 लोगों की जान बचाई गई थी। उसके बाद से लगातार जो है राजधानी के अलग अलग हिस्सों की हम बात कर लें, चाहे हम गोपनी नगर की बात कर लें, कुर्सी रोड की बात कर लें, इंदिरा नगर की बात कर लें, विभूति खंड की बात कर लें, हजरतगंज की बात कर लें, गुड़म्बा इलाके की बात कर लें, तो 17 इमारतों को चिन्हित किया गया जिसमें सबसे ज़्यादा होटल्स हैं। ऐसे में उन होटलों को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। अगर आग जैसी कोई घटना सामने आती है या आग लगती है तो उस होटल में मौजूद लोगों को बचाना असंभव हो जाएगा। ऐसी स्थितियों में उन 17 होटल्स को सील किया जाएगा। और हजरतगंज के अगर हम प्रिंस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो प्रिंस कॉम्प्लेक्स को भी इससे पहले सील करने के निर्देश हुए थे, लेकिन निर्देश हुए वो कागजों पर ही सीमित रह गए। किसी भी अधिकारी ने जहमत नहीं उठाई कि प्रिंस कॉम्प्लेक्स को सील किया जाए। एक बार फिर से जब आदेश जारी हुए हैं तो देखना होगा जिन 17 इमारतों का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें अधिकांश होटल्स हैं, और लखनऊ के पौष इलाके की अगर हम बात करें, प्रिंस कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो उसको क्या सील करने की कार्रवाई होगी। इससे पहले अगर कहीं किसी बिल्डिंग को, किसी इमारत को सीलिंग की कार्रवाई होती तो मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी होते थे, लेकिन जब से पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में वहां पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। उनके मौजूदगी में इन तमाम इमारतों को सील किया जाना है। अब देखना होगा कि आदेश तो जारी हो गए हैं, इमारतें चिन्हित हो गई हैं, क्या वाकई में इनको सीलिंग की कार्रवाई होगी या फिर कागजी खानापूर्ति करने के बाद इनको फिर से छोड़ दिया जाएगा ताकि आने जाने वाले लोगों की जान जोखिम में पड़ी रहे। अब देखना होगा इस पर कब तक ठोस और कठोर कार्रवाई करेगी लखनऊ की पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारी।
ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात जौनपुर की करेंगे जहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट से मचा हड़कंप। तो सरोखनपुर से सभासद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घायल योगेश यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हत्या के पीछे स्थानीय विधायक का हाथ बताया जा रहा है। परिजन की तरफ से ये जानकारी दी गई। तो विधायक रमेश मिश्रा से चल रही थी चुनावी रंजिश। तो मृतक योगेश पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। तो बदलापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की ये पूरी घटना है। बदलापुर के सेटिंग विधायक के इशारे पर ये बंटी दुबे ने इनको गोली मारी है। क्या रंजिश थी? रंजिश लगभग 8 महीने पहले मारपीट आपस में हुई थी। विधायक जी के इशारे पर इनके ऊपर कम से कम 30 मुकदमे लादे गए हैं। और जो है गांव के जो है हम मंदिर के पुजारी हैं, यादव परिवार से हैं। मंदिर से भी ईर्ष्या ये लोग रखते थे। यही सब प्लानिंग इनकी थी, लगातार यही करके इनकी हत्या की गई है। और बदलापुर सेटिंग विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई हुई? अभी पुलिस के द्वारा कोई पुलिस आई। बदलापुर क्षेत्रांतर्गत आज एक सूचना प्राप्त हुई कि राम जानकी तिराहे के पास एक व्यक्ति को कुछ बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा पहुंचकर जानकारी की गई तो पता लगा कि उक्त घायल को उसके परिजन जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए लेकर गए हैं। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से यह जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त घायल की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। उक्त मृतक की पहचान योगेश यादव के रूप में हुई है, जो कि थाना बदलापुर का एक हिस्ट्री सीटर है। इसके विरुद्ध 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। गत 1 दिसंबर 2022 को यह जेल से छूटकर आया था। उक्त मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र खरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है? कल देर रात बदलापुर के सुल्तानपुर गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट से एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत होगी। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे हैं, वो वहाँ के सिटिंग एमएलए रमेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इनके इशारे पर ही इनकी हत्या हुई है। अब यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। और जो योगेश यादव मरा है वो थाने का हिस्ट्री सीटर भी बताया जाता है। अब यह पुलिस पूरी तरह संज्ञान ली है। अब देखना यह है कि कहाँ तक संलिप्तता रमेश मिश्रा की आती है, किस तरह से इसकी हत्या। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि चौराहे पर, ठीक चौराहे सुल्तानपुर गांव में किस तरह से 3 अपराधी के द्वारा, बेखौफ बदमाशों के द्वारा गोली मारी जाती है। और सबसे बड़ी चीज है कि तीनों बदमाश ने उस युवक पर फायर किया, बुरी तरह गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। अब पुलिस उसको गंभीरता से लेते हुए तहरीर के आधार पर पंजीकृत की है मुकदमा। जी ठीक है देवेंद्र, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो वहीं जौनपुर से दबंगों ने पेट्रोल पंप पर जमकर ताबड़तोड़ पैसों के लेन देन में तोड़फोड़ की है। तो पथराव किया। पेट्रोल संचालक ने बक्सा पुलिस को तहरीर दी है। तो पैसों के लेन देन में ये तोड़फोड़ और पथराव देखने को मिला है, जहां पर पेट्रोल संचालक ने बक्सा पुलिस को तहरीर दी है। देवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। देवेंद्र, देखिए दबंगों का आतंक लगातार जारी है। पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ भी देखने को मिली है। देवेंद्र, होता है ऐसे में कल देर रात बक्सा थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कर्मी के साथ मारपीट की गई। दबंगों की तोड़फोड़ के द्वारा पत्थरबाजी की गई पेट्रोल पंप पर, उसको देखते हुए संचालक ने वहां पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा है। सबसे बड़ी चीज है कि जौनपुर में इस समय बेखौफ दबंग लगातार वारदात करके अपना अंजाम देते चले आ रहे हैं। कल देर रात में बदलापुर में हत्या हुई। ऐसे में बक्सा थाना क्षेत्र में किस तरह से दबंगों द्वारा पत्थरबाजी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, साफ सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह कैद हुआ है। अब देखना यह है कि पुलिस इस जांच को लेकर किस तरह से दबंगों की धरपकड़ तेज करती है। जी ठीक है देवेंद्र, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।